खैर मकदम है आपका MIM भारत में। दोस्तों, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पटना की सरजमीन पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद अपने सारे विधायकों से मिले और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं पटना से, किस तरह की क्या सवालात पूछे जा रहे हैं, किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं और किस चीज़ को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप इसको साल का पोता जो है रिक्शा चलाता है, दिन में 4 रुपये 5 रुपये कमाता है। फिर वैसे ही नुजरत बानो है 22 साल की, उनके पास रेशन कार्ड नहीं है। तो ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? और फिर ये बोलना कि वो लफ्ज इस्तेमाल की अब्बाजान। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का। 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का, मैं आपका 2017-18 का फिगर दे रहा हूं। कितने घर दिए मुसलमानों का? आपने 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 6 लाख के ऊपर। MSDP का प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ है उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी, तो ये झूठ है इनका। और फिर एनकाउंटर हुए। अगर एक आलाजात का लड़का गलती से एनकाउंटर हो गया लखनऊ में, तो पूरे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया आपने। ये इनकी आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिनती की साख को उठा पाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको, कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के ऊपर लाशें गिर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, दवाएं और इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टॉसिलमेज़ोल नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे। वो तो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रिस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबके विकास, तो मैंने आपको काम करते हैं, लेकिन इस तरह की बात है। मैंने आपको पूरा डेटा दे दिया, तो उसमें आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है। वैसे साहब भाजपा के एक सेकंड पश्चिमी और पूर्वी यूपी में डिफरेंशिएट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में ना तो लड़कियां सुरक्षित थी, ना ही भैंस और बैल। अब ऐसा एक बात सुनिए, क्या एक सांस में आप लड़की को और भैंस को बोलेंगे? ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी कि एक ही सांस में मुख्यमंत्री बोलेगा कि लड़की और भैंस और बैल? इंसान को इंसान के तौर पर देखो ना आप। ये इनकी मानसिकता है, इनका माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है। ये माइक को क्या हो गया? माइक थोड़ी हमारी आवाज अच्छी है। तो ये क्या है? एक ही सांस में कह रहे हैं महिला और बैल और भैंस। क्या बात है? एक मुख्यमंत्री रहकर आपको इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे आप? ये आप लोगों की महिलाओं के लिए इज्जत है आपकी? बिल्कुल गलत है। इसको हम इनके इस तरह के बयान को बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। हरिभूषण बचौल हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि आप जिन्ना का दूसरा रूप। कहाँ के हैं वो? जाकर क्या लिखे थे जिन्ना की खबर पे? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिखकर आए थे। क्या लिखे थे जिन्ना की खबर पर जाकर? पढ़ के सुना है आपको? उनको, ये लोग जाहिल लोग हैं, पढ़ते नहीं है। अडवाणी ने जाकर जिन्ना की तारीफ कर दी। हम यहाँ पर हैं तो जिन्ना के पैगाम को रिजेक्ट किए, 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किए, तो यहाँ पर हैं। तो इनको हर आदमी, इनको वही लगता है जो माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात करता है, तो इनको वही लगता है, बस वही पुराना कैसे चलाते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी, उन्होंने कहा कि आप तालिबानी सोच के हैं और आपको अफगानिस्तान चला जाना चाहिए।
आपकी पार्टी यूपी में भी चुनाव लड़ रही है। आपने देखा था कौन जब एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था तो कौन मुल्ला उमर लाके छोड़ा, वैसी लाके छोड़ा वो नहीं। एक मिनट नहीं, वो जो कौन लेकर गया था यहाँ से टेररिस्ट को, कौन लेकर गए थे, ले जाकर प्लेन में ले जाकर तालिबान के पास ले जाकर छोड़कर आए। अच्छा, दूसरी बात, भारत की जमीन पर हमारे एम्बेसडर ने वो कौन सा उनका तालिबान का लीडर, नाम भी नहीं आ रहा, उनसे मुलाकात की तो क्या आपने क्या कबाब खिलाया उनको? हाँ, नहीं बिरादर नहीं है, दूसरा है वो। तीसरी बात ये है कि हम डिमांड कर रहे नरेंद्र मोदी से, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डीलिस्ट नहीं करेगा डीलिस्ट, उनको एश्योरेंस दे मुल्क को। और आपने वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरेंद्र मोदी की 7.5 सरकार, भारत के 35,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए अफगानिस्तान। फिर ये कैसे आ गया? कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को। आप नहीं बताइए। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दम हो तो वो तालिबान को टेररिस्ट, सुनिए हम क्या, हम सुनिए आपको तकलीफ हो रही, सुनिए। तालिबान को वो टेररिस्ट घोषित करेंगे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, आप घोषित करिए ना, यूएपीए में लाइए, यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी में ये तमाम के तमाम लोग टेररिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। वो हक्कानी नेटवर्क कौन है जिसने भारत के डिप्लोमेट को मार दिया था अफगानिस्तान में, काबुल में? वो उनका अभी मिनिस्टर बना हुआ है। तो आपको कौन रोक रहा है? आप सत्ता में है ना, तो हमारा मुतालबा सरकार से, आपको गवर्नमेंट में आप करिए ना, क्यों नहीं करते आप तालिबान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्यों आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं? हमको क्या करना है तालिबान से? आपने मांग किया है ना, तो आप तालिबान को क्या मानते हैं? हम देखिए, आतंकवादी मानते हैं? सरकार से हम पूछ रहे हैं, हमारी सरकार से हम पूछ रहे हैं कि आप उनको, यूनाइटेड नेशन ने उनको तो आतंकवादी कह दिया, उनके लीडर्स को। आपने अब तक उनको यूएपीए में लिस्ट में क्यों नहीं डाला फिर? और ये इनके जो ये रिकॉर्डिंग कंपनी के जूक बॉक्स हैं, पक 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 करते रहते हैं बकवास। अरे तुम्हारी सरकार को बोलो ना जाके। सर, लेकिन तालिबान को आप क्या मानते हैं? अपना स्टेटमेंट क्या है ना, तालिबान को क्या मानते हैं? सरकार से सवाल कर रहे हैं हम, तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने हमसे पूछा कि किसी बीजेपी के नेता ने तालिबान के बारे में हमसे ये कहा है हमारे बारे में। अरे भाई, क्या हर मुसलमान इनको तालिबान नजर आता है क्या? आपकी राय क्या है? ओवैसी साहब को क्या नजर आता है? ओवैसी साहब को तालिबान क्या नजर आता है? आप लोग इस तरह से जर्नलिस्ट की लिंचिंग नहीं करते, सवाल करिए, एक के बाद एक करिए। हम बैठे हैं ना, भागता है। सवाल एक ही है, सबका सवाल एक ही है। कर्नल ओवैसी साहब या आपकी पार्टी तालिबान को मान्यता देती है या फिर आप तालिबान को क्या मानते हैं? तालिबान को हम शुरू से कह रहे हैं, 2013 से मैंने पार्लियामेंट में स्पीच कहा, 2015 में कहा, 2016 में कहा, और 2000 जब ये CAA का बिल पास हुआ था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं आप। तालिबान आएगा, आप इसको CAA के कानून को आप रिलीजियस न्यूट्रल बनाइए। और बनाने क्या स्पीच सुनिए जाके पार्लियामेंट में हमारी। हमने कहा कि कल आपको ताजिक को, हजारा को, उज्बेक को, तुर्कमेन को आप भारत में सिटीजनशिप दे पाएंगे? अफगानिस्तान में आ रहे हैं वो लोग। आपने अपना स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया वहां पर। ये आपने क्या? अरे ये देखिए, तालिबान से असदुद्दीन ओवैसी को क्या करना है? क्या करना है हमको? आपके दिमाग में बात आती भी क्यों है? आप क्यों शक करते हैं हम पर? इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक करना है।
बिल्कुल शक करना है, शक नहीं है, ये बिल्कुल। मैं एक सुनिए, वैसे साहब सवाल आपका नजरिया पूछा जा रहा है। अरे नजरिया संविधान का है हमारा, भारत का संविधान के ऊपर वोट किए हैं। वैसी साहब आपको संविधान से मतलब है वैसी साहब ये बताइए कि तालिबान हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोस से क्या मतलब, हमको नजरिया क्या है? क्या नजरिया, कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है, हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसी संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं ये तो बता दीजिए। इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना है। ओवैसी साहब ये बताइए, अच्छा इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे, और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले, हम भारत के शहरी हैं। ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हम तो क्यों पूछ रहे हैं? ये बताइए कि तालिबान के टेक ओवर से अफगानिस्तान में पाकिस्तान कमजोर होगा या मजबूत होगा, और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा? मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है ये पाकिस्तान, चीन, ये इनको मजबूत करेगा, और मुस्तकबिल में हो सकता है फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं, और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे। और जो लोग भारत की एम्बेसी में काम कर रहे थे अफगानी, उनको क्या लाए हमने? छोड़ दिया हमने उनको वहां पर, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर। 4 हमारे कॉन्सुलेट थे, एक एम्बेसी हमारी थी वहां पर। हर साल 900 अफगानी को, 800 अफगानी को हम लाकर यहां पढ़ाते थे भारत में। 16,000 अफगानियों को हमने तालीम दिलाई, पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। अब क्या पोजीशन है हमारा बताइए वहां पर? हमने छाबार पोर्ट को डेवलप किया ईरान से ट्रेड करने के लिए। यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। और ये बातें पूरी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी। पूछ लीजिए भारत सरकार से, ये सवाल हमने उठाए वहां पर। बोलिए क्या करेंगे आप? क्या आप इनको टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे? क्या आप इनको यूएन सैंक्शन कमेटी में आप डिलिस्ट करेंगे या टेररिस्ट रखेंगे? और रखते हैं तो फिर क्या आप यूएपीए में उनको शामिल करेंगे? और अगर नहीं करते तो अपने बीजेपी के लोग जो बकवास करें उनको रुकाइए। यहां पर यह सवाल उठता है ना, तो सरकार से हर आदमी जाके बोल रहा है, जो इनके खिलाफ है उसको खड़े होकर शुरू हो जाते हैं। सर आपकी पार्टी के नेता बिहार में फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान दे सकते हैं, और आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं कि हमको अफगानिस्तान के मसाइल से कोई मुतालबा नहीं। आपने कभी पढ़ा महात्मा गांधी ने क्या कहा फलस्तीन के बारे में? आपने पढ़ा कभी? नहीं, आपने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल से मेरा कोई मुतालबा नहीं। आपको इतना दर्द क्यों रहा है पेट में? सुन तो लीजिए ना, सवाल आपका बहस करना चाहे तो आ जाइए, डिबेट कर लेते हैं। आप जर्नलिस्ट से सवाल किया ना, जवाब सुनिए। सर नेताओं को पेट में दर्द होता है, हमको नहीं होता है, हमको नहीं होता है, हमको नहीं होता, हम बहुत फिर हमको होता है, आपको थोड़ा होता है। सुनिए, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। सवाल करिए, जवाब भी सुनिए। नेताओं का काम है, नेताओं का काम जवाब देना है, और आपका काम सुनना है पत्रकारों को, बहस नहीं करना नहीं है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर कि इजराइल काबिज है वहां पर, है ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन का भारत हमेशा से फलस्तीन को तारीफ किया नहीं किया, इसमें उसमें फर्क ही नहीं है। हमने तायद की फलस्तीन की, हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा कि फलस्तीन का एक आजाद मुल्क बनना चाहिए। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस वहां पर है, इसका हिस्टोरिकल है, आप देखते नहीं आप लोग। उत्तर प्रदेश बताइए, अभी उसी समय यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप के बारे में ये कहा गया कि एएमयू में उन्होंने बहुत जमीन दान दी थी, लेकिन कभी उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक एएमयू के यदि आसपास ये बन रहा है तो इसको आप कैसे देखते हैं? गलत बात है। महेंद्र प्रताप साहब का तस्वीर भी है, उनकी इज्जत की निगाहों से वहां पे देखा जाता है और उनकी बड़ी कदर की जाती है। वो तो उस जमाने में मुस्लिम उलेमाओं के साथ जाकर एक हुकूमत भी बनाए थे, तो ये बात गलत है, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, कोई बात नहीं। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, तय हो गया किसके क्या स्ट्रेटेजी है यूपी का चुनाव का? चुनाव में क्या चुनाव तो लड़ेंगे ना, बिल्कुल लड़ेंगे। कितनी सीटों पे? 100 वाली बात है? हम तो 100, हमारे शौकत साहब सदर ने कहा कि 100 सीटों पर हम लोग तैयारी कर लड़ने की। मुख्तार साहब को भी टिकट दिया गया, टिकट मिलेगा उनको? नहीं मालूम, अभी तो मुझे नहीं मालूम इस बारे में। आप ही के पार्टी के किसी नेता ने कहा, आप ही के पार्टी के किसी नेता ने कहा कि उनको टिकट? हमने ये कहा कि अगर उनको टिकट हम देने तैयार हैं, अब उनसे बातचीत नहीं हुई हमारी।
अतीक साहब के बाद ये बाहुबलियों को आपकी पार्टी जगह दे रही है, ऐसा आरोप लगेगा आप पे? प्रज्ञा ठाकुर दूध की दुलेरी है। इसलिए आप भी ऐसा करेंगे? क्या बात है? 37% MLA बीजेपी के इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं यूपी में। हाँ, आप जेडीयू में जितने MP है कितनों पर केस है बताइए? ये सब क्या है? लोकप्रिय नेता है पूरे। तो आप भी उसी धारा में चलेंगे ना, अलग कहाँ? अरे जब आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छी बात। ओवैसी साहब सवाल, उमर खा के नजर आते हैं, दूसरों के दाग आपको दूध की तरह नजर नहीं आते। ओवैसी साहब तो आपको लगता है कि वो जख्म है। ओवैसी साहब अभी आपने कहा आपको फ्रीडम फाइटर नजर आते होंगे। हाँ, अतीक अहमद साहब आपको फ्रीडम फाइटर नजर आते होंगे। प्रज्ञा आपको फ्रीडम फाइटर नजर आती है। प्रज्ञा ठाकुर की बात नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं कि वो ज्वाइन करा सकते हैं। ये गलत बात है। उनके ऊपर चार्जेस हैं, कोर्ट ने प्रूव नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देता लड़ने। अगर आप फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फिर चलिए सबकी बात करिए, कौन रोक रहे हैं? अतीक अहमद फ्रीडम फाइटर है। अतीक अहमद भारत के शहरी हैं और लीगली वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन पर क्रिमिनल केसेस हैं और अभी तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। क्यों बात है? आप लड़ा रहे हैं उनको? बिल्कुल लड़ाएंगे। मुख्तार भी आ रहे हैं? नहीं, वो बात कभी आपने समर्थन किया है? अभी आपने कहा महिलाओं के सम्मान की बात कही, आपने कहा कि भैंस और महिला को एक साथ नहीं देखा जा सकता, सुरक्षा बोला गया ना, मुख्यमंत्री ने बोला। इसी से एक सवाल है सर रिलेटेड कि दिल्ली में एक मामला आया है रियाजुद्दीन, जिसने 9 साल पहले तलाक दे दिया और फिर अब वो 9 साल बाद अपनी वाइफ के पास आता है और कहता है हलाला के जरिए तुम मुझसे फिर दोबारा निकाह करो। अब इस पर आप क्या कहेंगे? ये कैसा सम्मान है महिलाओं का? केस बुक करिए उसके ऊपर। क्या आपको मालूम भारत में कितने चाइल्ड मैरिज होते हैं? उसमें मुसलमान कितने हैं? बोले आपको हम कितने चाइल्ड मैरिज होते हैं बताएं आपको? आपको मालूम 33 लाख महिलाएं शादी होकर अपने शौहर के साथ नहीं, उसमें कितने महिला मुसलमान है बताइए? एक इशू उठाकर आप लोग कब तक ऐसा करेंगे? लेकिन वो आपकी पार्टी का है। अरे छोड़िए ना, छोड़िए। अरे उसका केस बुक करिए। क्या पार्टी का हो गया? हमारे कहाँ पार्टी का हो गया? कौन बोले पार्टी का? अरे क्या इंडिविजुअल केस का आपका वो सुन, आप इस पर भड़क रहे हैं? भड़क नहीं रहे, आपको सच्चाई बयान कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि बताइए चाइल्ड मैरिज कितने होती है, कितने मुसलमान होते बताइए? कितने 33 लाख अगर शादीशुदा औरतें जो अपने शौहरों के साथ नहीं है, कितने मुसलमान है उसे बताइए? हलाला जायज है? हलाला जायज है? हलाला गैर कानूनी है। हलाला गैर कानूनी है। कहाँ होता है हलाला बताइए आप? हलाला कहाँ होता है बताइए आप? ये आपके जो बताइए रियाजुद्दीन साहब है वो तो हलाला के लिए फोर्स कर रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए सर, हाल ही में आपने एक ट्वीट सपा किया था, से कहा था अगर कि मौका मिला तो अलायंस करेंगे? किससे? सपा से वो बात करेंगे तो हम सबसे बात करने तैयार है। सपा हो, BSP हो, बात करेंगे। क्योंकि आप पर आरोप ये लगता है कि आप बीजेपी के गोलकीपर हैं और सेक्युलरिज्म के मतलब स्ट्राइकर नहीं। आप तो नहीं करना चाहिए था सवाल। बिहार में 2 कम से कम तो आप तो नहीं करना चाहिए था सवाल। ओवैसी साहब, कम से कम आप तो नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या हुआ? हमारी वजह से बनी। आप लोग तो चश्मदीद गवाह है ना बिहार में। हमारी वजह से बनी। आप पर आरोप लगता है कि आप बीजेपी के गोलकीपर हैं। देखिए, आरोप छोड़ दीजिए, मगर आप तो यहाँ के जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। आपने तो देखा ना सब चीज यहाँ पर। कहाँ कैसे जीती बीजेपी? यहाँ पर किसको 60 सीट मिले, कौन हार गया, ये सब चीजें, ये तो इल्जाम लगते रहता है भाई, कोई फिक्र। ओवैसी जी, हाल ही में आपने ट्वीट किया था और कहा था कि चोर दरवाजे से बिहार में NRC लागू करना चाहती है सरकार। ये ऐसा ट्वीट क्यों किया गया था आपकी तरफ से? देखिए, ये जो हाई कोर्ट का जो अभी जजमेंट ऑर्डर आया है, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में पहले तो नीतीश कुमार सरकार को उस हाई कोर्ट को जाकर बताना चाहिए था कि जिस तरह से पेश किया जा रहा है मसला, वो मसला नहीं है। कितने 38 फॉरेनर्स हैं यहाँ पर बिहार में, पूरे के पूरे नेपाल के हैं। ये 2 महिलाओं का केस था जिनको दोनों को डिपोर्ट कर दिया गया। और फिर हाई कोर्ट के हम इस बात से हमको बड़ी तकलीफ हुई है कि वो सीमांचल को क्यों टारगेट कर रहे हैं। सीमांचल का नाम आ रहा है, आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ की गवर्नमेंट हाईकोर्ट को जाकर क्लैरिटी के साथ बताती कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाईकोर्ट ने कहा कि सीमांचल का बॉर्डर पोरस है, तो फिर सीवान कहाँ पर आ गया? बांग्लादेश का बॉर्डर सीवान को कहाँ लगता है बताइए?
कहाँ लगता है वो? और ये जो बोलना कि हर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आसाम में जब आखिरी दिन था ऑब्जेक्शन दाखिल करने का, 3 लाख मुसलमानों के ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए, जिसमें तो छोटे बच्चे भी थे 10 साल 8 साल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को संजीदगी के साथ इसको लेना चाहिए और हाईकोर्ट को जाकर बताना चाहिए कि ये इस तरह का मसला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संघ परिवार बार बार सीमांचल के बारे में इस तरह की बात करते रहता है, जो बिल्कुल झूठ है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो वहाँ क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? नहीं सर, आप इम्पोर्टेंट इसलिए है कि स्टेट प्रेसिडेंट के मौजूदगी में कैसे बोलूंगा, जो स्टेट प्रेसिडेंट तय करेंगे। देख रहे हैं अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। आप लोग 5 विधायक, आपके पास 5 विधायक हैं, अगर 2 और जीत जाते हैं तो क्या आरजेडी के साथ कुछ है? स्थानीय हमारे संगठन का सारा कुछ हम लोग हालचाल जान रहे हैं, उसके बाद फैसला करेंगे। वैसे साहब, चिराग पासवान और ब्रिज पे एक लड़की ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है दिल्ली में। मुझे नहीं मालूम इस बात। वैसे साहब 17 तारीख को पीएम मोदी का जन्मदिन है, सब लोग जश्न मनाएंगे, बीजेपी वाले लोग, जेडीयू वाले भी कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ करेंगे क्या? ये आपको केक का उठा लीजिए। मेरा सवाल महाराष्ट्र को लेकर है। कांग्रेस की तरफ से बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, कम से कम आप लोग भी तो कुछ करें। कांग्रेस की तरफ से उस दिन बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। जी। तो आप लोग भी तो कुछ कर लीजिए। सर एक सवाल है, सीमांचल में जो कटाव हो रहा है, 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, नदियां काट रही हैं, वो हमारी पार्टी का इशू है। निकाले हैं आंकड़ा लगता है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि और मंगी बोलने वाले जो है वो डोमिनेटिंग होते हैं, क्या कहेंगे भाषा को लेकर? बोला कि फिर से बोलिए। मंगी और बोलने वाले हैं कौन बोलेगा? सवाल ये पैदा होता है कि उनको बिहार, खासकर मगही वगैरह तो बिहार के लोग बोले जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार नेता को किसी भाषा को लेकर, किसी क्षेत्र को लेकर या किसी समुदाय को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। सर एक और सवाल, 1 सेकंड सर, सामना किसी दूसरे पॉलिटिशियन के रख लिए सवाल। क्वेश्चन आपसे बहुत दिन के बाद आए बिहार में। सामना के संपादकीय में जो साकिना का रेप मामला है, उसमें शिवसेना ने उत्तर भारतीयों को दोषी ठहराया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उद्धव सरकार ने बैठक में कहा है कि महाराष्ट्र में अलग अलग प्रांत से जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन रखा जाए, इस पर क्या आपका टेक? नहीं, ये क्राइम जब होता है तो उसको रीजन से आइडेंटिफाई क्यों करते हैं आप? क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, वो तो उसका माइंडसेट होता है, उसको रीजन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? तो गलत बात है ये। और आपका काम ये है कि आप सेफ्टी पहुंचाना महिलाओं की, और आप उसमें नाकाम होते तो रीजन पर ब्लेम कर रहे थे आप। और रजिस्ट्रेशन, कौन से कानून रजिस्ट्रेशन करेंगे आप? कौन सा कानून है? कल आप बोलेंगे मुझे आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा दूसरे स्टेट जाने के लिए। शिवसेना यूपी में चुनाव भी लड़ रही है, दूसरी तरफ उत्तर भारतीयों को दोषी। देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, मगर उत्तर भारतीयों को दोषी ठहराते हुए अगर नहीं, ये इससे नुकसान होगा शिवसेना। ये देखिए, नुकसान फायदा तो जनता तय करेगी, मगर इनका ये अगर ये कमेंट है सामना में, ये बिल्कुल गलत है। सरकार आपकी, आपका काम है उसको प्रोटेक्शन करना, माहौल पैदा करना, और उसको आप बोलेंगे वहां के लोग, यार भाई इंडिया से मेल्टिंग पॉट, आप सब जाएंगे ना, क्या बुरी बात है? आपको गुस्सा कब से आने लगा? गुस्सा कब से आने लगा? गुस्सा कब से आने लगा है? नहीं, गुस्सा कहाँ है, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। मतलब गुस्सा ना सवाल दे दे, आप सवाल करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, आप दे रहे हैं। और अच्छा, ये यूपी में जो कि दूसरे राज्यों में भी आप पे आरोप लगता रहा है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। यूपी में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? एक बात सुनिए, बिहार में आप हमारा इलेक्शन कैंपेन कवर किया, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। आप सबने हमको, आप तो साथ भी थे सर, आप हमारे 1 दिन 2 दिन साथ भी थे। आप बताइए कहाँ हमारी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है यहाँ पर? आरजेडी वाले तो कहते हैं कि आपकी वजह से नुकसान है। भाई उनको कांग्रेस को नहीं बोल सकते। अच्छा, यूपी का बताने दो, यूपी में क्या हराए ना,
नहीं हराए ना हम लोग। देखिए 19 सीट हम लड़े, कितने लड़े हम लोग? 19 लड़े, 5 जीते। आपको मालूम 9 पे गठबंधन जीता, और वो 9 सीट जहां पे गठबंधन जीता, हमारा जो मेजोरिटी थी वो उनके विनिंग कैंडिडेट से कम थी। 6 एनडीए जीती, और वो भी हम जो 6 वोट किए, जो 6 कैंडिडेट हमारे वोट किए, उनका मेजोरिटी फर्क नहीं पड़ता। तो झूठ है ये भाई। आप हार रहे हैं, आप कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए हमको, अगर राजद को यादवों ने वोट नहीं दिया और कुर्मियों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया और ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया या कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो ये कभी कोई बोलते हैं लोग हिंदू ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए? कभी सुना आपने क्या कि मुसलमान क्या इसका गुलाम है, कैदी है? क्या हम तुमको वोट डालते रहेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे ये बात। मगर जहां लफ्ज मुसलमान आएगा वो समझते कि हमारा कैदी है। ये मामला इनको सोचना पड़ेगा कि माहौल बदल चुका है, अब वो मामला नहीं चलने वाला है, कहीं पर भी नहीं चलने वाला। उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, हम क्या लोकसभा का चुनाव लड़े, वहां पर 1 सीट नहीं लड़े, कैसा जीत गई बीजेपी? फिर कौन जिम्मेदार है उसका? अखिलेश यादव की वाइफ हार गई, दोनों भाई हार गए, हमारी वजह से हारे। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? मैं तो जोशी नहीं हूं ना, मैं तो सिफोलॉजिस्ट हूं। मैं हाथ देखकर भी नहीं बोल सकता क्या होने वाला है। मुझे क्या मालूम क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। नहीं आप कह रहे हैं तिरंगा यात्रा को आप कैसा मानते हैं? आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को आप कैसा मानते हैं? अरे वो उनका प्रोग्राम, मेरे को क्या करना है उससे? दोनों सब प्रोग्राम है, दिल्ली में पूरा पानी घुसा हुआ है। आपने कहा है कि 11% यादव वोट बैंक वाले यादव ना 11 भी मुख्यमंत्री बनेंगे और 19% वाले मुसलमान को मुख्यमंत्री आप बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या धर्म आधारित आप मुख्यमंत्री चुनेंगे उस तरीके से? नहीं, धर्म आधारित कहाँ है? आपने CSGS का डेटा पढ़ा? आपने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि यादव किसको वोट देता है किसको नहीं देता है। ये बात करते हैं MY कॉम्बिनेशन की। तो फिर आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? मैं तो डेटा दिया ना आपको कि कितना इलिटरेसी है। लोएस्ट लिटरेसी रेट मुस्लिम्स का है यूपी में, महिलाओं में सबसे लोएस्ट महिलाओं में मुसलमानों का है। आपने क्या किया बताइए? इससे हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई, और हिस्सा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सब ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है यूपी में, वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए फिर? ये भी तो हो रहा है ना, ये भी तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं। और हम बोलेंगे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, हिस्सेदारी की बात करना तो खूब बुरी बात क्या है इसमें? सच्चर कमेटी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जनवरी में PIL दाखिल की है। कुछ नहीं होगा, वो इससे पहले भी करे थे उसका। ओवैसी साहब आपने कहा कि सपा ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया यूपी में, आपको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप 19% हैं, वो 11% है। सपा से किस तरह की हिस्सेदारी की अपेक्षा रखते हैं आप, अगर आप तालमेल करना चाहें या वो करना चाहें आपसे? जब कुछ बात हो जाएगी तो आपको बताएंगे। नहीं, आप बताइए, हम लोग संदेश पहुंचाएंगे उनके पास। अच्छा, आप एजेंट हैं? नहीं, एजेंट नहीं, मीडिया है। ये नहीं मालूम था। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने टोपियां पहने? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है ना। टोपी की बात नहीं है भाई, प्रेस में बातें आती है।